मैंने ऑल इंडिया रैंक 66 इस बार यूपीएससी सीएससी एग्जाम में प्राप्त की है और साथ ही हिंदी माध्यम से ये देश में पहली रैंक है। बहुत सारे लोगों की ये प्रश्न आ रहे थे कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और इस परीक्षा को हिंदी माध्यम से किस तरह से पास किया जा सकता है और अच्छी रैंक लाई जा सकती है। तो मैं प्रयास करूंगी अपनी तरफ से कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में दिया जा सके। सर्वप्रथम अगर स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि जो सिलेबस है यूपीएससी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वही हमारे लिए गाइडिंग लाइट है। आप उसको डाउनलोड करके बार बार पढ़िए जब तक वो याद नहीं हो जाता है और डेली जब आप अपने टारगेट सेट करते हैं तो उससे पहले एक बार आप सिलेबस को अगर देख लेते हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी दिशा को सही रखने में मदद करता है। और दूसरी बात स्ट्रेटेजी में जरूरी ये आती है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगातार फॉलो करते रहें, चाहे वो मेंस हो या फिर प्रीलिम्स हो। जब आप रात के समय एक बार अगर आधे घंटे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आपकी जो तैयारी होती है वो सही दिशा में चलती रहती है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परीक्षा में उतरने से पहले अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी या रणनीति को पहले से तैयार कर लेते हैं तो वो आपके लिए मददगार सिद्ध होगा, क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी के आप इस साइकिल में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये एग्जाम 3 स्टेप्स में है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ तीनों ही स्टेप्स की तैयारी साथ में करनी होती है और मेन फोकस हमें मेंस पर रखना है, आंसर राइटिंग पर रखना है, क्योंकि जो आपकी रैंक है वो मुख्यतः मेंस की परफॉर्मेंस से ही डिसाइड होती है। तो सबसे पहले मैं जिस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूंगी वो हमारी मेंस प्रिपरेशन है, उसकी तरफ चलते हैं और साथ ही आंसर राइटिंग में क्या स्ट्रेटेजी रखनी है उसको थोड़ा देखते हैं। मेंस के लिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि जो टाइम फ्रेम है तैयारी का, आपको प्रीलिम्स देने से पहले मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी प्रीलिम्स से पहले ही शुरू कर दें ताकि कहीं आगे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो समय है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। अगर सोर्सेस की बात की जाए, बुक लिस्ट की बात की जाए, तो हिंदी माध्यम में सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि हमें अच्छा मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में मेरी जो बुक लिस्ट थी उसको मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले GS 1 पेपर को लेते हैं तो उसमें आर्ट एंड कल्चर को देखा जाए तो एन इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स ये NCERT की बुक है और ये हिंदी में भी उपलब्ध है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं या फिर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। मैंने इसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए थे और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स या कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं जो कवर ना हो पा रहे हो तो नितिन सर की बुक है वो भी हिंदी में उपलब्ध है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप बुक फॉलो करने की बजाय अगर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर कहीं आपको लग रहा है कि किसी बुक में कोई टॉपिक कवर अच्छे से नहीं हो पाया है तो आप ऑनलाइन मीडियम्स की भी सहायता ले सकते हैं। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो बिपिन चंद्रा सर की ओल्ड NCERT है, उसको आप थोरोली पढ़िए, बार बार पढ़िए और साथ ही स्पेक्ट्रम का भी आपको यूज करना है, क्योंकि स्पेक्ट्रम प्रीलिम्स के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी मददगार अधिक होती है। तो जहां आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ विषय छूट रहे हैं तो आप प्रीलिम्स के लिए स्पेक्ट्रम को भी अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। उसको अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, मैंने एक बार पूरा पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं आपको प्रीलिम्स में एलिमिनेशन में भी हेल्प मिल जाती है। तो इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री तैयार हो जाएगी। वर्ड हिस्ट्री का जो सेगमेंट है उसके लिए अर्जुन देव सर की NCERT है, उसके मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, लगभग 10 पेजेस में मेरा पूरा वर्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो गया था। तो आप 1-2 बार बुक को पढ़ करके बहुत ही क्रिस्प नोट्स उसके तैयार कर लीजिए, तो वो आपके लिए हैंडी रहेगा रिवीजन में जब हम मेंस लिखने जा रहे होते हैं उस समय। इसके अलावा अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो उसमें NCERTs हैं 6th से 12th और जो 11th 12th की NCERT है वो ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार पढ़िए। साथ में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं वो आप GC लियोंग से भी कवर कर सकते हैं अगर आपको सुविधा हो, नहीं तो NCERTs इनफ है उसमें। साथ में मैपिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है।
आप वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप आप 10 से 15 सेकंड में उसको जितना जल्दी ड्रॉ कर सकते हैं उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मेंस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ ज्योग्राफी सेगमेंट में ही नहीं, आप इसको यूज कर सकते हैं हिस्ट्री में भी। कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि पिक्टोरियल ग्राफ यहाँ दिया जा सकता है तो आप मैप बनाने में जरा भी मत हिचकिचाइए। मैंने हिस्ट्री में भी इवन अगर कहीं पर जैसे आर्ट फॉर्म्स है तो उसको इंडिया के मैप पे अगर रिप्रेजेंट कर दिया तो वो एक कैची लगता है और आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा उसमें गेन करने में मदद मिल जाएगी। इंडियन सोसाइटी की जहां तक बात है तो उसके लिए भी 11th-12th की एनसीईआरटी है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में ऑनलाइन मीडियम से मैंने सेगमेंट वाइज नोट्स बना लिए थे। आप वल्नरेबल सेक्शंस को लेते हुए कुछ नोट्स बना सकते हैं, जैसे सोशल जस्टिस को भी यहाँ अगर हम साथ में जोड़ देते हैं तो सोसाइटी और सोशल जस्टिस को साथ में लेते हुए हम इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो वो नोट्स आपको खुद तैयार करने पड़ेंगे। ऑनलाइन मीडियम्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, तो उससे आप अपने बहुत ही हैंडी क्रिस्प नोट तैयार करिए। अगर पेपर सेकंड की बात की जाए तो पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत उसको बार बार पढ़ना है, बहुत बार पढ़ना है। मैंने बहुत बार रिवीजन किया था एम लक्ष्मीकांत का। साथ में जो हमारी करंट अफेयर्स मटेरियल है उसको आप बुकलेट्स ले सकते हैं, आप मेंस 365 ले सकते हैं या फिर कोई और भी अगर उपलब्ध हो। और उसके भी बहुत ही बुलेट पॉइंट्स में आप नोट्स अगर बना लेंगे तो आपको रिवीजन करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि 365 को आप बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, थोड़ा बल्कि होता है। इसके बाद आईआर सेगमेंट आता है, वो भी आपको पूरी तरह से करंट अफेयर्स बेस्ड ही तैयारी करनी है। आप जो हमारी सरकारी वेबसाइट्स हैं उनकी सहायता ले सकते हैं। साथ में संसद टीवी बहुत ही सहायक है आईआर सेगमेंट में, और आपको हमेशा भारत सरकार के पक्ष के साथ आईआर में जाना है। आपको किसी भी तरह से एक्टिविस्ट नहीं बनना है, आप भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अपना समय इधर उधर व्यर्थ ना करें और आईआर को बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में तैयार करें। इन सब के बाद मुझे लगता है कि इकोनॉमी में जब हम आते हैं तो मृणाल सर के नोट्स वो ना सिर्फ हिंदी माध्यम के लिए बल्कि अगर आपका गुजराती माध्यम है, मराठी माध्यम है, तो मृणाल सर के नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। मैंने उनको ही फॉलो किया था इकोनॉमी के लिए। साथ में जो हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है उसको अगर आप समरी ले लेते हैं तो बार बार समरी पढ़ लें। मैंने प्रीलिम्स के पहले भी और मेंस के पहले भी लगभग 2-3 बार इकोनॉमिक सर्वे की समरी पढ़ी थी। वो हिंदी में आसानी से उपलब्ध है, आप ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, किसी भी संस्थान की समरी आप ले सकते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट की बात की जाए तो मैंने शंकर आईएएस एक बार पढ़ी थी, वो आप एक बार देख लीजिए तो कहीं ना कहीं एक आइडिया अच्छा हो जाता है कि एनवायरनमेंट में क्या कैसे करना है। लेकिन जो मेन तैयारी है वो आपकी होगी करंट अफेयर्स बेस्ड। करंट अफेयर्स के लिए आप मेंस 365 ले सकते हैं। मैंने 2 साल की मेंस 365 एनवायरनमेंट की उनके नोट्स अच्छे से तैयार कर लिए थे, तो वो मेरा वहां से पूरा तैयार हो गया था। इसके अलावा साइंस एंड टेक पूरी तरह से करंट अफेयर्स बेस्ड है। आप जनरल साइंस जो आसपास चल रहा है बस उस पर ध्यान रखिए, और बहुत सारी मैगजीन्स हैं जो अच्छे आर्टिकल्स निकालती हैं उन पर आप ध्यान रखिए। अगर आप 2-3 ऐसी साइट्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, तो उसके माध्यम से आप करंट अफेयर्स बेस्ड साइंस एंड टेक की भी तैयारी कर सकते हैं। और साथ में बुकलेट्स तो हैं ही, तो बुकलेट्स का आप शॉर्ट नोट्स जितना तैयार कर सकें वो आप तैयार कर सकते हैं। जो पेपर 4 है एथिक्स, उसके लिए मैंने एक तो जो टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन एक डायरी में नोट की थी। 2 से 3 लाइन में हर टर्म को आप कैसे बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं और फिर उसको बार बार पढ़ के एक तरह से याद कर लीजिए। और उसके बाद एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है एथिक्स के पेपर। तो उसके लिए मन की बात एक अच्छा सोर्स है। आप मन की बात जो उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि उसमें अच्छी केस स्टडीज आती हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स आते हैं। तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन एक जगह उनको अगर साल भर एकत्रित करते रहते हैं तो लास्ट में वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करनी है, एग्जाम हॉल में क्या करना है, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। पेन कौन सा यूज करना है ये प्रश्न बहुत आता है, तो मुझे लगता है कि आप जेल पेन का यूज करें, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आपकी आदत है डॉट वगैरह से लिखने की तो आप अपने हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं। मैंने जेल पेन का ही यूज किया था और मैंने ब्लैक एंड ब्लू दोनों पेन्स का यूज किया था।
अगर आप चाहें तो जो डायग्राम्स हैं उनको ब्लैक से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में जब मेंस आंसर राइटिंग आप एग्जाम हॉल में कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स का यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स का यूज़ करना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये आपको तभी आएगा जब आपने पहले से वो जो नोट्स तैयार कर रखे हैं, जो आंसर राइटिंग कर रखी है, उसमें आपने इन सबको इनकलकेट किया हो। तो वहाँ एग्जाम हॉल में आपको याद आता रहता है कि हाँ, इस सब्जेक्ट पर ये डायग्राम मेरा तैयार है या ये मैप तैयार है, और उसको आप विद इन सेकेंड्स वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मेंस आंसर राइटिंग हो गई। अब हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं प्रीलिम्स पर। प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि जो मेंस के सोर्सेज हैं उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बस अपनी अप्रोच को थोड़ा सा अलग करना है। जब आप PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे प्रीलिम्स के, तो आपको समझ आएगा कि एलिमिनेशन टेक्निक प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करती है। हालांकि यूपीएससी कैन बी ट्रिकी, तो आपको अपना थोड़ा स्मार्टनेस वहां पर रखनी है, एग्जाम हॉल में अपना धैर्य बनाए रखना है। प्रीलिम्स के लिए जो बुक लिस्ट है वो तो सेम ही है, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने से ज्यादा समय उसको एनालाइज करने में दीजिए। जब आप एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारे नए पॉइंट्स हैं जो आपके तैयारी में जुड़ते जाएंगे। तो मेरा ये रहता था कि सॉल्यूशन जो होता था मॉक टेस्ट का, उसको मैंने मेन माना, उसको हाईलाइट किया। और एनालिसिस में अगर 3 घंटे जा रहे हैं तो फिर उसके बाद मैंने आधे घंटे में उसका रिवीजन भी किया 2-3 बार। तो अगर आप 20 मॉक टेस्ट ले रहे हैं तो 20 लीजिए, लेकिन उसको बहुत गंभीरता के साथ रिवाइज करिए, क्योंकि मॉक टेस्ट को रिवाइज करना बहुत जरूरी है, वही आपके प्रीलिम्स में स्कोर को आगे बढ़ाएगा। डेली मेरा शेड्यूल क्या रहता था और मैंने पूरे वर्ष भर कैसे तैयारी की, तो मैं इस बारे में बताना चाहूंगी कि आप जब कोई सब्जेक्ट उठा रहे हैं तो कोशिश करें कि दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा कवर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मेरे साथ ये होता था कि पेस बनाने में ही मेरा लगभग 1 से 1.5 घंटा चला जाता था। तो अगर मैंने एक सब्जेक्ट उठाया है तो मैं कोशिश करती थी कि पूरे दिन मैं उसको ही समय दूं और उसको ही बहुत सारे सोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज से PYQs के साथ पढूं और कवर करने की कोशिश करूं। तो आप भी ये देख सकते हैं कि आप 3 से 4 सब्जेक्ट 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं, उसकी बजाय ये मेरी स्ट्रेटजी या ये ट्रिक यूज कर सकते हैं कि आप एक सब्जेक्ट को फोकस में रख करके एक दिन उसको पूरा दें, क्योंकि हम लोगों का माइंडसेट होता है इतनी जल्दी स्विच करना सही नहीं रहता है। जब आप तैयारी कर रहे हैं उस समय आप आसानी से एक सब्जेक्ट को फोकस में रख करके दिन भर तैयारी करें। इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई किया था, साथ में करंट अफेयर्स की कुछ क्लासेस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से ली थी। और डैफ की प्रिपरेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे में आप भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या फिर अपने किसी सीनियर से थोड़ा एडवाइस ले करके अपने डैफ को बहुत अच्छे से तैयार करें। उसमें जो भी टर्म्स आप यूज कर रहे हैं वो एक तरह से आपका फेस है बोर्ड के सामने, तो आप उसको जितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर जो आपकी प्रिपरेशन है उसको भी पूरी तरह से डैफ बेस्ड रखें। अगर आपने कोई अपनी हॉबी, जैसे मैंने अपनी हॉबी अगर क्रिएटिव राइटिंग रखी है, तो मेरा जो रियल इंटरव्यू था यूपीएससी बोर्ड में, उसमें क्रिएटिव राइटिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। मेरा बालश्री अवार्ड था तो उससे भी चेयरपर्सन मैम ने क्वेश्चंस पूछे। तो जब आप अपनी डैफ को तैयार कर रहे हैं तो उसके एक एक टर्म की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने डैफ में कुछ भी ऐसे ही लिख दिया। तो डैफ बेस्ड आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मॉक्स हेल्प करेंगे आपकी अगर मॉक बोलते समय किसी तरह की इशू आ रहा है या कोई बात है तो वो आपको मॉक से पता चल जाएगा। तो आप अगर 2-3 मॉक्स दे देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प हो जाएगा।